हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। I'm हिमानी और आज हम एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में जो यूनिट 10 ऐड हुई है, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि हमें ये वाली यूनिट जो है कैसे कवर करना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या सोर्स होगा इसका, कितने दिनों में हम इसे पढ़ के तैयार कर सकते हैं, हमें रिवीजन का कितना टाइम मिलेगा और हमें पर डे कितनी देर पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आज इसी स्ट्रैटेजी को आपको बताने वाली हूँ और किस सीक्वेंस में आपको ये यूनिट कवर करनी है। तो पहली बात तो ये जो यूनिट है ना, ये यूनिट बहुत स्कोरिंग है। आप इसमें 10 में से 10 और 10 में से 9 नंबर भी ला सकते हो। ठीक है, इसीलिए आपको ये यूनिट पे ज़्यादा ध्यान देके पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि ये यूनिट छोटी है और काफ़ी जल्दी तैयार हो जाएगी और मार्किंग काफ़ी अच्छी हो सकती है इसमें आपको। तो इसीलिए हमें इस यूनिट को ध्यान से पढ़ना है। और दूसरी बात कि इस यूनिट को हमें कहाँ से पढ़ना है, इसका सोर्स मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, आपको सिर्फ उसी को फॉलो करना है और आपको यदि उस सोर्स को फॉलो करते हुए यूनिट 10 पढ़ते हैं तो आप ट्रस्ट कीजिए, उस बुक के अलावा ये यूनिट का एक भी क्वेश्चन कहीं और नहीं जाने वाला है। तो आप इस प्रोसेस पे भी ट्रस्ट करिए, मुझ पे भी ट्रस्ट करिए और ये स्ट्रेटजी देखिए कि हमें इसे कैसे पढ़ना है, कैसे कवर हो सकती है। काफ़ी कम टाइम बचा है, मैं जानती हूँ, लेकिन आराम से बहुत अच्छे से यूनिट कवर हो जाएगी और आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जैसे कि ये जो यूनिट है, इसमें हमें सिर्फ जनजातियों के बारे में पढ़ना है, मध्य प्रदेश की जनजातियों को एम्फसाइज करके पढ़ना है। तो सबसे पहले किसी भी जनजाति के बारे में पढ़ने के लिए हमें उसका भौगोलिक क्षेत्र पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में उनका भौगोलिक क्षेत्र जानेंगे। जैसे कि इतना तो हमें पता ही है कि मध्य प्रदेश की जो मेन जनजातियां हैं वो कहाँ निवास करती हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में भील जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है, सहरिया जनजाति उत्तर में, पूर्व में कोल जनजाति और दक्षिण में गोंड जनजाति निवास करती है। इसी प्रकार से हमें सबसे पहले जनजातियों को मैप में नोटिफाई कर लेना है कि कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है, तो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर हम इसके बाद हम सबसे पहले हमें ये चीज़ें पढ़ लेनी है ना, फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे। तो उसके बाद हमें जनजातियों से संबंधित संवैधानिक व्यवस्था देखनी है। हम हमारे संविधान में जनजातियों के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, उनके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या क्या अधिकार सौंपा गया है, ये सारी चीज़ें हमें संवैधानिक व्यवस्था के तहत पढ़नी है। जैसे कि जनजाति आयोग का गठन किया गया है अनुच्छेद 338 क में, उसमें जनजातीय आयोग दिया गया है ना। जैसे जनजातियों से क्या तात्पर्य है, ये अनुच्छेद 366 के क्लॉज नंबर 25 में दिया गया है। इसी प्रकार हमें जनजातियों से संबंधित जो भी आर्टिकल्स हैं वो हमें पूरे पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ना है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो यूनिट है ये पहली बार ऐड हुई है, तो इसमें बहुत डीप में जाके तो नहीं पूछेगा अभी, तो इसीलिए हम इसमें कम पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसीलिए आप इसे ध्यान से देखिए। उसके बाद हमें अब सीक्वेंस में अपना नेक्स्ट सीक्वेंस लाना है कि मध्य प्रदेश की जनजातियां है ना, तो हमें मध्य प्रदेश की जनजातियां पढ़नी है कि कौन कौन सी जनजातियां हैं, विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन सी हैं। जैसे कि बैगा, सहरिया और भारिया, ये मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं जिनके संदर्भ में हमें विशेष रूप से पढ़ना है। इनके लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इनकी संस्कृति क्या है, इनकी धार्मिक सामाजिक व्यवस्था क्या है, ये सारी चीज़ें हमें इनके बारे में पढ़ना है और ये कहाँ निवास करती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। फिर घुमंतू जनजातियाँ पढ़ना है, जैसे कि बंजारा और कालबेलिया। घुमंतू जनजातियाँ वो होती हैं जो एक ही स्थान पर निवास नहीं करती हैं, ये अलग अलग जगह घूम घूम कर अपना निवास स्थान बनाती हैं। तो वो घुमंतू जनजातियों के बारे में भी हमें पढ़ना है। फिर मध्य प्रदेश की कुछ विशेष जनजातियाँ जैसे कि भील है, गोंड है, कोरकू है,
ये सारी जनजातियों के बारे में भी हमें डीप स्टडी करनी है ना। मतलब इनके बारे में एक एक चीज़ हमें पढ़ना है कि इनकी संस्कृति क्या है, इनका साहित्य क्या है, इनकी परंपराएं क्या हैं, इनके त्यौहार क्या हैं, सारी चीज़ें हमें एक एक जनजातियों के बारे में पढ़ना है। क्योंकि मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में विशेष रूप से पूछा, इसीलिए हमें डीपली स्टडी करनी होगी। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है जनजातियों के संदर्भ में हम योजनाएं पढ़ेंगे, है ना। जितनी भी जनजातियां हैं उनके लिए पहले से, मतलब पुराने समय से जो भी योजनाएं चली आ रही हैं या अभी जो जो लॉन्च की गई हैं या बजट में कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, तो वो सारी योजनाएं हमें विशेष रूप से पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि हम देखें आकांक्षा योजना, ये आ भी चुका है ये क्वेश्चन, है ना। फिर उसके बाद टंट्या भील स्वरोजगार योजना, दुधारू पशु योजना जो विशेष रूप पिछड़ी जनजातियों के लिए चलाई गई हैं, ये सारी योजनाएं हमें पढ़नी ही पढ़नी है। और जितनी भी योजनाएं, काफ़ी सारी योजनाएं चला रही है गवर्नमेंट, तो हमें वो सारी योजनाओं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है कि इसके बाद हम पढ़ेंगे एक टॉपिक है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की जनजातियों का योगदान, है ना। तो ये हमारे लिए बोनस टॉपिक है, क्योंकि प्रीलिम्स की यूनिट 2 में भी हमें इसे पढ़ना है। तो यदि हम वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें यहाँ पे ऊपर ऊपर से देखने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और इसके बारे में हमें डीप स्टडी करनी है कि स्वतंत्रता आंदोलन में किस किस जनजातियों ने कहाँ कहाँ से योगदान दिया, कहाँ कहाँ से किस आंदोलन में भाग लिया, क्या किया उन्होंने, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से पढ़ लेनी है। तो यूनिट 2 जब हम पढ़ेंगे तो उसी के साथ साथ ये वाला टॉपिक हमारा कवर हो जाना है। फिर हमें जनजातीय व्यक्तित्व पढ़ना है, ठीक है। तो जनजातीय व्यक्तित्व में जैसे कि दुर्गावती, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, टंट्या भील, भीमा नायक, ठीक है, इनके बारे में हमें विशेष रूप से पढ़ना है। और हर व्यक्तित्व के बारे में हमें सब चीज़ें पढ़नी हैं, क्योंकि MPPSC यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद हमें संस्थान, संग्रहालय और प्रकाशन पढ़ना है, ठीक है। मतलब जनजातियों के संदर्भ में कौन कौन से संस्थाएं स्थापित की गई हैं, कौन से संग्रहालय हैं और प्रकाशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम संस्थानों में हमें क्या पढ़ना है, तो हमें राष्ट्रीय स्तर के संस्थान देखने होंगे, जैसे कि राष्ट्रीय जनजाति आयोग, ट्राइफेड, इनके बारे में हमें विशेष रूप से पढ़ना है। फिर हमें राज्य स्तर के संस्थान देखने होंगे, जैसे मध्य प्रदेश जनजाति आयोग, फिर जैसे कि विश्वविद्यालय है ना, जनजाति विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में जो स्थित है। इसी प्रकार हमें संस्थानों को भी देखना है जो कि अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थापित किए गए हैं, है ना। फिर उसके बाद हमें संग्रहालय देखना है, जैसे इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, बादल भोई संग्रहालय है, इनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। ये संस्थाएं और संग्रहालय गिने चुने हैं और ये आपको आराम से याद हो जाएंगे और बेसिक चीज़ें ही याद करनी है आपको, तो इसीलिए कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है कुछ भी। इसके बाद प्रकाशन देखना है, जैसे वन्या प्रकाशन, इसी तरीके के रेडियो हैं, जैसे कि सहरिया के लिए लॉन्च किया गया, बैगा के लिए, वो भी हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति और लोक साहित्य, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि ये जो मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति और लोक साहित्य है, जैसे हमें मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति में हमें शिल्प कला देखना है, जैसे गुड़िया शिल्प, छीपा शिल्प, भीली शिल्प, ये सारी चीज़ें। फिर हमें लोक चित्रकला देखना है, जैसे लोक चित्रकला में जैसे कि जनजातीय चित्रकला में अपन पढ़ेंगे तो गोंडों की चित्रकला है डिगना, फिर भीली चित्रकला है पिथौरा, है ना। तो इस तरीके से आपको चित्रकला में सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर आपको जनजातीय चित्रकला तो पढ़ना ही पढ़ना है, आपको मध्य प्रदेश की चित्रकला भी पढ़नी है, ठीक है। आपको इसमें जैसे कि ये मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति और मध्य प्रदेश का लोक साहित्य पूछा है, तो आपको जनजातीय संस्कृति और साहित्य तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके साथ ही आपको मध्य प्रदेश में जो दूसरे क्षेत्र वाइज जो संस्कृति और साहित्य, जैसे कि मालवा की, बुंदेलखंड की, बघेलखंड की, निमाड़ की, आपको ये भी पढ़ना है, ठीक है।
हाँ, ये ज़रूरी है पढ़ना, ये सारी चीज़ें आपको इस यूनिट 10 में पढ़ना ही पढ़ना है। फिर मध्य प्रदेश के लोक नृत्य देखने हैं हमें, स्पेशली जनजातियों में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सहरिया में होता है लहंगी, दुलदुल, घोड़ी, इसी तरीके से सैला, कर्मा, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें त्यौहार देखना है, कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे भगोरिया त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है, भीलों का बहुत इम्पॉर्टेंट त्यौहार है ये उनका, इसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर हमें बोलियां पढ़ना है, भीली, गोंडी, कोरकू, और मध्य प्रदेश की जो और बोलियां हैं, बुंदेली, मालवी, बघेलखंडी, ये इनके बारे में भी हमें पढ़ना है, ठीक है। मध्य प्रदेश की बोलियां बोला है तो मध्य प्रदेश की बोलियां तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ जनजातियों की बोलियां तो पढ़ना ही है। फिर उसके बाद हमें मध्य प्रदेश का लोक साहित्य में हमें साहित्यकारों के बारे में पढ़ना होगा, जैसे कि जगनिक है, कबीर है, सिंगाजी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है, इनकी रचनाएं हमें पढ़नी हैं। जैसे कुछ जनजातियां हैं जिनके बारे में बुक्स लिखी गई हैं, जैसे बैगा जनजाति के बारे में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है सीक्वेंस वाइज, और इसी सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको सोर्स बताने जा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से पढ़ना है। तो मैं आपसे एक ही बुक सजेस्ट करना चाहूँगी आपको, संजय गुप्ता सर की निर्माणायस की बुक है, जो यूनिट 10 के लिए अभी अभी आई है, और वो मैंने ख़रीदी भी है, ये है वो बुक, ठीक है। और इसी में से आपको पढ़ना है, इसका जो कंटेंट है वो मोर देन सफिशिएंट है, आप इतना पढ़ लेंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाना है। और यदि आपने पूरी बुक पढ़ ली तो आपको 10 में से 10 नंबर भी मिल सकते हैं, ठीक है। मैं ये मानती हूँ कि निर्माणायस की जो बुक है इसमें कंटेंट बहुत सारा होता है, इसीलिए मान के चलिए कि आपने यदि इतना पढ़ लिया है तो इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं जाने हैं, ठीक है। और इसमें थ्योरी तो दी ही हुई है, लेकिन हर चैप्टर के बाद में ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व किए गए हैं, तो आपको उन ऑब्जेक्टिव को भी लगाना है। और आपको ये कैसे पढ़ना है, तो मैं आपको ये बोलती हूँ कि जैसे कि आज हो गई है 6 मार्च, है ना, तो आपको ये 31 मार्च तक पढ़ के कंप्लीट कर देना है, ठीक है। आप दिन में इसे 1.5 घंटे भी देते हैं, ठीक है, यूनिट 10 के लिए आप दिन में 1.5 घंटे भी देते हैं तो वो सफिशियंट है आपका। इतने दिनों में 31 मार्च तक आपका यूनिट 10 कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ आप दिन में 1.5 घंटे देंगे तो। इनफैक्ट मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि आप तो जैसे कि इस बुक में मैं आपको बताती हूँ 17 चैप्टर है, ठीक है। तो आप या तो चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए कि एक दिन में एक चैप्टर पढ़ना है तो आपका 17 डेज में तो हो ही जाना है ना। यदि आप चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना चाहते तो आप पेजेस के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए कि डेली मुझे 10 पेज पढ़ने हैं, इसके डेली मुझे 10 पेज पढ़ने हैं। आप इजीली, बहुत छोटी सी बुक है तो आप इजीली कर लेंगे, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, है ना, तो आपको इसीलिए बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ टर्मिनोलॉजी नहीं मिल सकती हैं, जैसे कि जनजातियों के बारे में, उनके संदर्भ में कुछ धार्मिक रीति रिवाज और ये सारी चीज़ें, हमें कुछ नए नए नाम मिल सकते हैं, तो वो बस आपको याद रखने होंगे। अदरवाइज़ आप ये मान के चलिए कि आपने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको बस डेडिकेटेडली मेहनत करनी है, 31 मार्च तक आपका ये सब पढ़ के हो जाएगा, और एग्ज़ाम के पहले आपका इसका 2 बार रिवीजन आराम से हो जाएगा। आपके 10 में से आप 10 नंबर मान के चलिए, और यदि एक आध क्वेश्चन नहीं बना तो नहीं बना, 9 नंबर तो आप मान के ही चलिए, यदि आपने इस तरीके से पढ़ लिया, है ना, तो इसके बाहर कहीं कुछ नहीं जाना है। सो यदि आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आप एक हफ्ते में इम्प्रूवमेंट देखेंगे, और आपकी ये यूनिट इतनी जल्दी तैयार हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको सिर्फ दिन में से 1.5 घंटे देने हैं, और 1.5 घंटे से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं देना है। आपको इसके ऑब्जेक्टिव भी लगाने हैं, और इसके अलावा, मतलब इस बुक के अलावा आपको यूनिट 10 कहीं और से नहीं पढ़ना है। आप एक यूनिट के लिए एक बुक प्रेफर करिए, है ना, मैं आपसे यही कहूँगी। और जो निर्माणायस की ये जो बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें कंटेंट बहुत सारा है, ठीक है। आपको बहुत डीप में भी जाके नहीं पढ़ना है, क्योंकि नई नई यूनिट ऐड हुई है तो इतना अंदर से नहीं आएगा। लेकिन यदि आप ये बुक पढ़ लेते हैं पूरी, है ना,
तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैं कहूँगी कि आप पेजेस डिवाइड करके पढ़िए या आप इसमें चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़िए, तो आपकी यूनिट बहुत जल्दी कवर होगी। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मुझे आप बताइए कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा, और यदि आपको ऐसे ही और भी स्ट्रेटेजी वाले वीडियोस चाहिए हों तो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।